नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कल से हम लोग रामदेव जी की स्टोरी पर फॉलोअप कर रहे हैं। स्टोरीज हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं और आपकी जानकारी में है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो आयुर्वेद, यूनानी और दूसरी दवाओं के लिए हमारे देश में प्रावधान है, रामदेव जी उस प्रावधान के जरिए इस लाइसेंस को लेना चाहते हैं और उस प्रावधान के जरिए इस मल्टी बिलियनर मार्केट है ये दुनिया की, वैसे तो दुनिया में तो नहीं हो तो भारत में ही पोचिंग करना चाहते हैं, उसमें वो अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। आज तमिलनाडु से वहाँ की सरकार की ओर से भी एक इस तरह की दवाई के बारे में आया जो सिद्धा सिद्धा करके है। ये भी एक प्राचीन दवा की पद्धति है और वहाँ की सरकार ने भी इसी तरह से दावा कर दिया कि उन्होंने 21 मरीजों पर ऐसा परीक्षण किया, 100% रिजल्ट्स हैं। तो अब एक रास्ता खुल गया है और बहुत सारे इस तरह के लोग आएंगे और इस तरह के दावे करेंगे। लेकिन रामदेव जी ने अपनी गोट बहुत ही सावधानी पूर्वक बिछाई है, इस पूरे सिस्टम को समझते हुए, इसके जो लूप होल्स हैं उनको देखते हुए, उनकी कमज़ोरियों को भांपते हुए और उसमें अपना निशाना लगाने के लिए उन्होंने ये पूरा इस पूरी प्रणाली का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब इस तरह के भी कोई काम होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे आप कितने होशियार हों, चीज़ें कुछ होती हैं जहाँ पे आपसे गलतियाँ हो ही रहती हैं और वो एक एक करके सामने आने लगती हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से बयान आया है कि उन्होंने जिस दवा के लिए अप्लाई किया था उसमें कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की बीमारी का कोई जिक्र नहीं था। वो इम्यूनिटी बूस्टर थी और खांसी जुकाम वगैरह के लिए उसमें जिक्र किया गया था। तो वो भी उनको नोटिस देने जा रहे हैं, ऐसा ANI की खबर है। आज दिन में एक तो खबर ये चली। दूसरी ओर बालकृष्ण जी ने एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ये कहा कि उन्होंने ट्वीट तो इस तरह से किया कि जैसे उनका आयुष मंत्रालय से जो मामला था सेटल हो गया, लेकिन जब आप उसके डिटेल्स में जाते हैं और उसमें नोटिस का जवाब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ ये है कि उन्होंने वो दस्तावेज उनके यहाँ भेज दिए हैं जिन दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट आयुष मंत्रालय ने कल अपने पत्र में जारी की थी। तो उसकी एक रिसीप्ट है वो, लेकिन उनके तंत्र है तो उन्होंने रिसीप्ट पूरा जवाब इस तरह से लिया है कि जिसमें अगर आप पूरा ध्यान से न पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि उनको परमिशन ग्रांट हो गई। और अपने ट्वीट में उन्होंने वही भ्रम उसको फैलाने की कोशिश की। बालकृष्ण जी के ट्वीट में ऐसा है। तो ये जो मामला है ये अभी लंबा खींचेगा और इसमें काफ़ी मतलब जैसे कहा जाए एक एक करके कदम बहुत सावधानी से रखे गए हैं। और जो वही मैंने कहा कि हमारी जो प्रणाली है उस प्रणाली के लूप होल्स होते हैं। एक तो लूप होल्स यही है कि जो एलोपैथिक दवाएं हैं, अंग्रेज़ी दवाएं, उनके बनाने का जो नियम कायदा है वो अलग है, वो बहुत कठिन है, उसकी बहुत जांच पड़ताल है, उसमें धोखाधड़ी की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन जो हमारी पुरानी पद्धतियों की और आयुर्वेद वगैरह के नाम पर, भारतीय के नाम पर जो दवाएं और उनकी जो पद्धति है उसमें उन कठिनाइयों को उस तरह से नहीं पालन कराया जाता और उसमें लोगों के लिए ज़्यादा आसानी है, उसके जरिए पार करना ज़्यादा आसानी है। तो इसमें उन्होंने ये वाला रास्ता चुना है। हालांकि उनके जो दावे हैं और उनकी जो पहला प्रयास था वो उससे भिन्न है। उन्होंने पहले तो प्रयास वही किया कि जो अंग्रेजी दवा का जो सिस्टम है उस सिस्टम से वो इसको लें और पार पा जाएं, जैसे पीर रिव्यू के लिए चीज़ को भेजना, लेकिन उसके बाद उसका सिमुलेशन के डिटेल्स देना, किसी लेबोरेटरी में संबंधित वायरस से आमने सामने उसके दवा के अनुभव का परीक्षण करना, उसकी रिपोर्ट्स करना, फिर एनिमल वगैरह पे जाना और फिर मनुष्य पे जाना और फिर उसके बाद लाइसेंस वगैरह लेना और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करना। तो वो प्रोसीजर एक और उन्होंने वो करते हुए अपने को दिखाया है, लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया। पूरा क्या, उसको तो शुरू ही किया दिखाने के लिए कि हम वहाँ भी गए, उसको प्रचार के तौर पे इस्तेमाल किए, लेकिन रास्ता उन्होंने वो पकड़ा जो आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने के लिए है और जिसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे पशुओं वगैरह पर कोई उसका परीक्षण करने की कोई ज़रूरत वहाँ होती नहीं है। दूसरे जो आयुर्वेदिक अस्पताल वगैरह होते हैं उनमें बहुत सारी इस तरह की सुविधाएं हैं और कि उनमें जो एथिक कमेटी वगैरह हैं वो फॉर्म करना और उस तरह के विशेषज्ञ मिलना और उनका ऐसा अनुभव होना ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ज़्यादातर नहीं है,
क्योंकि वो दवाएं उतना बड़ा उनका व्यापार नहीं है, उतने चैलेंजेस नहीं है, उतनी उनकी स्क्रूटनी नहीं है। तो ये सारी मीटर आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए बहुत आसान है, लेकिन एलोपैथिक दवा बनाने के लिए उतने ही कठिन है। तो रामदेव जी ने अपने को दोनों के लिए तैयार किया, लेकिन कठिन रास्ते पे वो नहीं गए और सरल रास्ते से होके चले हैं, और उसी से उन्होंने ये सब किया है। ज़रा इस मामले में चूंकि इन्होंने राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल कर लिया बहुत होशियारी से, और उसी पर उनको कल नोटिस मिला था आयुष मंत्रालय का, उसमें कानूनी कई मामले हैं जो मैं अभी बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो ये जानिए कि जो शब्द इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो बहुत होशियारी भरे हैं। वो आयुर्वेदिक दवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेट से अंग्रेजी दवाओं में काम किए जाने वाले तौर तरीकों का भ्रम दे रहे हैं, जिससे जो उनके ग्राहक हैं, जिनको वो संभावित ग्राहक समझते हैं भविष्य में, वो ये समझें कि ये दवा लगभग उसी तरह से बनी है जैसे कोई अंग्रेजी दवा बनेगी इस मामले की, अगर बनेगी तो जैसे वो वैक्सीन अगर आएगी तो जिस तरह से होके आएगी, वो काम इन्होंने भी कर लिया है और इतनी जल्दी कर लिया है। ये भ्रम वो देते हैं, इसलिए उन शब्दों का और उन प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी शब्दावली में। जैसे बालकृष्ण जी के ट्वीट में आया कि वो रैंडमाइज्ड प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, या उन्होंने किया रैंडमाइज्ड प्लेसबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल। ये शब्द आयुर्वेद दवा बनाने वाली एजेंसियां जनरली इस्तेमाल नहीं करती, क्लिनिकल ट्रायल ही का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करती। तो ये हमेशा तब किया जाता है जब आप उसे अंग्रेजी दवा का भ्रम देते हैं। तो ये एक बहुत बड़े बाजार में ये भ्रम देने के लिए है। अब इसमें चूंकि बहुत सारे लोग इन शब्दों के भारी भरकम होने और एक वैज्ञानिक किस्म की पदावली होने के कारण इनका अर्थ नहीं समझते। प्लेसबो कंट्रोल्ड जो सिस्टम है, प्लेसबो का मतलब इस अंग्रेजी दवा की और दवाओं की भाषा में ये है कि अगर आप किसी को एक विश्वास दिलाने में सफल हैं कि इस दवा से उसको फायदा हो जाएगा, उसे आप चीनी दे देते हैं, चीनी घोल के दे देते हैं और उसको दवा बता के दे देते हैं, और वो ये सोचता है कि ये दवा है, और वो एक समय विशेष में ठीक हो जाता है, क्योंकि मनुष्य में खुद इम्यूनिटी होती है चीज़ों से, बीमारियों से लड़ने की। तो वो प्लेसबो इफेक्ट कहलाता है कि आप उसे साइकोलॉजी से ये भरोसा दे देते हैं कि आप इससे ठीक हो जाओगे। बहुत सारी पुरानी दवा पद्धतियों में ऐसा है, क्योंकि मनुष्य में खुद ही एक ये नैसर्गिक गुण है, हर जानवर में भी मनुष्य में भी, कि वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसके शरीर में खुद ही एक मैकेनिज्म है, वो उसको ठीक करता है। अब उसमें बहुत सारे मामलों में वो नहीं कर पाता तो मृत्यु हो जाती है या नुकसान हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो सफल हो जाता है। तो होता तो सफल वो है, लेकिन बीच में एक आदमी आ जाता है, कहता है नहीं नहीं तुम उससे नहीं, उसको छुपा देता है और कहता है ये मैंने तुमको बूटी दी, ये मैंने तुमको शरबत दिया, ये मैंने तुमको दवा दी, तुम इससे ठीक हो गए। तो ये दवा जो है, ये खुद वो कह रहे हैं कि ये प्लेसबो इफेक्ट करने जा रही है। तो अब ये सब चीजें धीरे धीरे जब सामने आएंगी तो खुलेंगी, इनकी डिटेल्स आएंगे, तो उसमें से एक डिटेल्स ये है। इसके बाद हम आते हैं कि रामदेव जी ने किन किन कानूनों का उल्लंघन किया, वो आपके सामने रखते हैं। दरअसल आयुष मंत्रालय ने 21 अप्रैल को एक राजाज्ञा जारी की थी। उसमें उन्होंने ऐसी भारतीय कंपनियों को या ऐसे लोग जो एलोपैथी के अलावा दूसरी दवाएं बनाते हैं, आयुर्वेदिक और अन्य दवाएं, अगर वो कोविड-19 के बारे में कुछ दवाएं बनाना चाहते हैं या इस मामले में कोई शोध कर रहे हैं और इस कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक निर्देशावली निकाली थी। ये अप्रैल 21 की बात है। उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा करने वाले हमसे संपर्क करेंगे, हमें बताएंगे वो क्या करने जा रहे हैं, और हमें बताते रहेंगे वो क्या क्या कर रहे हैं, कब कब कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक उनका आदेश है जो ये कह रहा है कि वो हमें बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरे वो हमें बताते रहेंगे कि क्या क्या कब कब कर रहे हैं, रिसर्च डेवलपमेंट का डिटेल्स हमें बताते रहेंगे। अब इसमें से उन्होंने एक फ्लैग ले लिया रामदेव जी ने, और एक चिट्ठी ईमेल से एक खास तारीख को, इस दौरान जब वो अपना कथित क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे, वहां से उन्होंने भेज दिया आयुष मंत्रालय को, और ये मान लिया कि ये जिम्मेदारी जो 21 के इस नोटिस में है
वो उन्होंने पूरी कर दी। तो ये एक तरीका होता है कि आप सिस्टम को कैसे उसके कायदे कानून को किस तरह से डिबंक कर सकते हैं, किस तरह से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने पक्ष में। तो उन्होंने एक ईमेल भेज दिया कि हम फला तारीख से ये कर रहे हैं, इस संस्थान में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक डिटेल। उसके बाद हमने क्या किया, उसके क्या रिजल्ट आए, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कौन मरीज है, मरीज से हमारी क्या बात हुई, एक सैकड़ों डिटेल्स हैं, उनमें से हमने कुछ नहीं दिया। हम सीधे फिर दवा लेके आ गए और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टेलीविजन चैनल हमारे पुराने भक्त हैं उनमें हम विज्ञापन देते हैं, उनको बुला लिया और घोषणा कर दी कि 545 रुपए में ये दवा उपलब्ध है। एक हफ्ते में सबको ऑनलाइन बुकिंग करके लाखों लोगों को, लाखों गलीबल जैसे कहा जाता है, एक कानून अभी आएगा जिसमें गलीबल लोगों को उल्लू बना लिया जाता है। तो वो प्रयास आपने शुरू कर दिया। जब इस तरह की कोई महामारी या ऐसी कोई बीमारी फैलती है तो जब उसकी जिम्मेदारी एक विशेष कानून के तहत, जैसे इस मामले में केंद्र सरकार ने ले ली है पेंडेमिक एक्ट के तहत, तो उसके कुछ रिपरकशंस होते हैं तुरंत। तो उस रिपरकशन की कोशिश में हमारे गृह मंत्रालय ने 24 मार्च को एक आदेश जारी किया था, एक पुराने कानून का हवाला दिया था, और उसके फॉलोअप में आयुष मंत्रालय ने 1 अप्रैल को अपना निर्देश जारी किया था। और 1940 का एक कानून है हमारा जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आता है, उसमें सेक्शन 33P है। वो ये कहता है कि पेंडेमिक या इस तरह की किसी भी स्थिति में आप किसी भी दवा का उस पेंडेमिक या उससे संबंधित मामले में कोई झूठा दावा तब तक नहीं कर सकते, कोई झूठा दावा आप नहीं कर सकते, वो अपराध है, उसमें आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपको सजा हो सकती है। ये बाकायदा पहले गृह मंत्रालय ने 24 मार्च को और 1 अप्रैल को आयुष मंत्रालय ने जारी किया था। तो जो किया है रामदेव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जो लोग भी उसमें शामिल हुए हैं, उन सब लोगों ने इस धारा के तहत एक अपराध किया, क्योंकि उनको ये करने की अनुमति अभी तक उन्होंने न गृह मंत्रालय से ली थी और न गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत आयुष मंत्रालय से ली थी। बल्कि आयुष मंत्रालय का तो ये कहना है अपने नोटिस में कि वो डेफिशिएंट है उन इंफॉर्मेशन से जो ऐसे किसी काम के लिए उसके पास होनी चाहिए, यानी इस संस्था ने वो इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं पहुंचाई, वो उन्होंने आज रिसीव कराई है और उसका एक ट्वीट फिर जारी कर दिया है। यानी कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस कानून का उन्होंने उल्लंघन किया। तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत संबंधित राज्य जहां ये कंपनी रजिस्टर होती है, जहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां उसे संबंधित स्वास्थ्य मंत्रालय से उस दवा की, जब महामारी में कोई दवा बनाई जाती है महामारी से रिलेटेड, तो उसकी सूचना देके वहां से परमिशन लेनी होती है। इन्होंने वहां जो परमिशन ली और जो सूचना दी, उस सूचना में कोविड-19 का जिक्र ही नहीं है, यानी कोरोना वायरस का जिक्र ही नहीं है। उसके बारे में स्पष्टीकरण एएनआई का है जो आप वॉल पे देख रहे हैं। एएनआई के स्पष्टीकरण में वहां का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि इन्होंने जो हमसे परमिशन ली उसमें ये जिक्र भी नहीं किया कि ये कोरोना वायरस की दवा है, तब हमने इनको ये परमिशन दे दी। इन्होंने तो खांसी जुकाम और इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे हमसे परमिशन ली थी। तो एक धोखा इन्होंने ये किया कि इसकी जो प्राथमिक शर्त है इस एक्ट की कि आप उस संबंधित राज्य में उस महामारी से संबंधित अगर दवा बनाने जा रहे हैं तो उसकी सूचना और उसकी अनुमति वहां से लेंगे। तो वहां से ये पूछा गया है, जो आयुष मंत्रालय का नोटिस है उसमें, कि आपको ये अनुमति कैसे वहां से मिली, तो वहां का स्पष्टीकरण अब ये आ गया है कि वहां इनको अनुमति नहीं मिली थी। इसमें एक और बड़ी कानून का जो उल्लंघन की एक बहुत बड़ी विशेष बात है, 2018 में ये जो जिस एक्ट पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस एक्ट में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, एक और कानून की कुछ धाराओं का समावेश करके कुछ परिवर्तन और संशोधन किया गया था। उसमें कहा गया था कि ऐसी सारी दवाएं जो यूनानी हैं, सिद्धा की हैं, आयुर्वेद से हैं, ये जब बनाई जाएंगी और ये जो आयुष नाम की जो संस्था बनाई गई है इसके अधीन आएंगी, इनका आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, आप इनको इस तरह से प्रचारित नहीं करके नहीं बेच सकते जैसे आप औसतन इसके पहले बेचते रहे हैं। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये 2018 में हुआ। और इसमें एक पुराना रूल है, रूल 170, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का एक पोर्शन है,
उसको इसमें ऐड किया गया था इसी वजह के लिए। तो ये करके जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है, इसकी कीमत तक की घोषणा की है, इसके इंग्रेडिएंट की घोषणा की है, नतीजों की घोषणा की है, ये इन्होंने 2018 के इस प्रावधान का सीधा सीधा उल्लंघन किया है, जिसमें इस तरह की सारी दवाओं पर रोक लगा दी गई थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते, इनका इस तरह से पब्लिक में प्रचार नहीं कर सकते। रामदेव जी के इस प्रयोग में जो उनके सहयोगी मंच पर कल बैठे हुए थे, निम्स जहां पे उन्होंने कथित तौर पर ये क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, उसके निदेशक प्रोफेसर बलवीर सिंह तोमर, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी प्रशंसात्मक शब्द कहे, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, योग्यताओं के बारे में। लेकिन उनके इस कार्यक्रम के बाद ही उनकी दूसरी योग्यताएं भी प्रकाश में आ गई। बताया गया कि 2016 में बलवीर सिंह तोमर बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार हुए थे और जमानत पर रिहा है। उन पर बलात्कार और इस तरह की छेड़छाड़ के करीब 3 मामले दर्ज हैं और एक समय उन्होंने बयान देकर अपनी पत्नी और अपने बेटे पर ही आरोप लगा दिया था कि वो लोग उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाते चले जा रहे हैं। तो ये तोमर साहब का पता नहीं मेडिसिन और उस क्षेत्र में काम का क्या रिकॉर्ड है, लेकिन इस तरह के दूसरे बड़े ही विवादास्पद रिकॉर्ड उनके सामने आ गए हैं और इसकी भी चर्चा हो रही है। इसी तरह से ये एक और कानून का उल्लंघन करता है जो काफ़ी पुराना है लेकिन इस्तेमाल में है, वो है वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954। ये वाला मामला इसमें भी आता है क्योंकि ये जो 2018 में कानून बनाया गया, कानून में संशोधन किया गया, उस संशोधन में इसका हवाला दिया गया है। तो कि ये मैजिक रेमेडीज में आती हैं, चूंकि इनको उस तरह की गुणवत्ता परीक्षण में नहीं जाना पड़ता जैसे एलोपैथिक दवाओं को जाना पड़ता है, इसलिए इनसे ये सुविधा छीन ली गई है कि ये इनका प्रचार प्रसार करके गलीबल पब्लिक को धोखा दे सके और उनसे पैसा ऐंठ सके। इस मामले में तो इन्होंने साफ साफ इसका दाम बताया है, इसकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बताई है, अपने डीलरों के यहाँ उपस्थिति बताई है और हफ्ते भर में इसको देश भर में पहुंचाने की घोषणा कल की है। तो इन्होंने इस कानून का 1954 के सीधा सीधा उल्लंघन किया है। इसमें 1 साल तक की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। तो इस तरह से कई कानूनों का कल जो रामदेव जी ने किया अपने इस कथित घोषणा में कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है, उसमें न सिर्फ आयुष मंत्रालय की अभी प्रिवेलिंग पेंडेमिक गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, बल्कि हमारे देश में पहले से चले आ रहे इन सब मामलों के लिए जो कानून कायदे हैं उनका बार बार उल्लंघन किया है। और ये सारे उल्लंघन दंडनीय है। इनमें इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और इनसे इसका उत्तर लिया जाना चाहिए। तो ये कल भी हमने अपनी स्टोरी में कहा था। आज इन कानून की धाराओं का विशेष अध्ययन करके हमने आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आज जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसमें है, वो आप देख ही रहे, फिर हम इसको फॉलो करते रहेंगे और आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।